आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस से। मैंने आपसे बताया था कि स्टेबिलिटी अपने आप में बहुत लूज टर्म है। थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस समझने से पहले हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है। पता है कि जब दो रिएक्टेंट A प्लस बी, ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी है, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी को पा लेते हैं, उसके बाद में ये जो है दिस इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये डेल्टा H रिलीज हो रहा है, ये है आपका डेल्टा E, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। जब तक कोई रिएक्टेंट इस मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी को नहीं पा लेते हैं, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है। जब अपन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस की, दिस रिएक्शन एनर्जी इज़ इम्पोर्टेंट। जितनी ज़्यादा ये होगी, इसका अर्थ ये है कि कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। जितनी ज़्यादा डिफरेंस होगा डेल्टा H के अंदर, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर्मेशन कांस्टेंट भी उसका उसी प्रोपोर्शनेट में ज़्यादा होगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी मान लीजिए किसी की ज़्यादा है, तो वो उसको उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे कि वो ट्रांजिशन स्टेट बने और वो डिकम्पोज होके प्रोडक्ट्स में फाइनल प्रोडक्ट बने हमारा। एक्टिवेशन एनर्जी मान लीजिए किसी की कम है, तो वो उतना जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी बताती है रेट ऑफ रिएक्शन, कितनी फास्ट हो रही है रिएक्शन, और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बताती है रिएक्शन एनर्जी क्या है वास्तव में। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए हम टर्म यूज में लेते हैं स्टेबल के लिए स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, और यदि काइनेटिकली कोई स्टेबल है कॉम्प्लेक्स तो उसके लिए हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स काम में लेते हैं। मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो वो इजीली कंपाउंड डिकम्पोज प्रोडक्ट में टूट जाएगा, और यदि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो उतना ही टाइम लेगा रिएक्शन कंप्लीशन होने के लिए। एक चीज़ और, यहाँ पर काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में कोई रेलेवेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपाउंड अगर स्टेबल है तो वो इनर्ट होगा या अनस्टेबल है तो लेबाइल होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, यदि हम टेट्रासाइनो मर्क्यूरेट सेकेंड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, टेट्रासाइनो मर्क्यूरेट सेकेंड कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट है 10⁻42, इट इज़ क्वाइट स्टेबल। लेकिन यदि इसको सॉल्यूशन के अंदर रखा जाए प्लस CN-, जहाँ पर 14 कार्बन 14 से लेबल्ड है ये साइनाइड आयन, तो ये इससे बहुत जल्दी रिप्लेस कर देता है HgCN14 4 मर्क्यूरेट सेकेंड, जबकि ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स है लेकिन काइनेटिकली लेबाइल है। इसके ठीक विपरीत यदि आप हेक्साएमीन कोबाल्ट सेकेंड थर्ड की बात करते हैं, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल नहीं है थर्मोडायनेमिकली। लेकिन यदि इसके एसिड सॉल्यूशन में इसे रखा जाए, वीक्स तक हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब कि एसिड सॉल्यूशन में इट इज़ इनर्ट सॉल्यूशन। सो इट इज़ क्लियर कि जब एक्टिवेशन एनर्जी डिसाइड करती है कि काइनेटिक स्टेबिलिटी कितनी होगी कॉम्प्लेक्स की, और जो रिएक्शन एनर्जी है वो डिसाइड करती है कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की कितनी होगी। हमने देखा था VBT के अनुसार दो तरह के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स and outer orbital octahedral complex। इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3, और जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। अकॉर्डिंग टू VBT
जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे जनरली दीज आर लेबाइल, क्योंकि बाहर के ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा नहीं होगा और लिगेंड ईजिली एक्सचेंज हो जाता है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की अगर अपन बात करते हैं तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होंगे। इनर ऑर्बिटल हैं 2d ऑर्बिटल जो है dx² - y² एंड dz², ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि खाली होते हैं और लिगेंड से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो मेटल इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे? जो T2g सेट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज dxy, dyz और dxz। इन ऑर्बिटल्स में मेटल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेंगे इन ऑर्बिटल्स को। अगर मान लीजिए कोई ऑर्बिटल इसमें से खाली है तो वो ज़्यादा लेबाइल होगा। क्यों? क्योंकि जो इनकमिंग लिगेंड होगा, लिगेंड से इन ऑर्बिटल्स में ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। 7 कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट होगी इसमें। और वो इजी लेबाइल होगा। लेकिन यदि ये सारे फिल्ड हैं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है कि सारे T2g ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं आपके, तो कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है जो कि इनकमिंग लिगेंड से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उसके साथ बॉन्डिंग बना सके, और इसलिए वो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस होंगे। पॉइंट है चार्ज टू रेडियस रेशियो। सबसे पहले अपन चार्ज की बात करते हैं। हाईली चार्ज जो मेटल आयंस होंगे वो जो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं वो धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, मतलब कि उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता जाता है कॉम्प्लेक्सेस, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है या लेबिलिटी उनकी कम हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करते हैं हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनियम 3rd, हेक्साफ्लोरो सिलिकॉन 4th होगा यहाँ पे, आप यहाँ देख रहे हैं एल्यूमिनियम 3rd है, सिलिकॉन 4th स्टेट और फॉस्फोरस 5th स्टेट में है। तो इनकी लेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो भी इसी तरह से है कि ये ज़्यादा लेबाइल है सिलिकॉन हेक्साफ्लोरो सिलिकॉन से, जो कि ज़्यादा लेबाइल है हेक्साफ्लोरो फॉस्फोरस से। और रेडियस की बात करते हैं। वे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सेंट्रल मेटल आयन का साइज बढ़ता जाता है तो उनकी लेबिलिटी भी उसी लेबिलिटी जो होती है वो उसी ऑर्डर में बढ़ती है, यानी कि काइनेटिक स्टेबिलिटी उनकी कम हो रही है। फॉर एग्जांपल यदि हम एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम हेक्साएपो मैग्नीशियम 2nd, कैल्शियम का है और स्ट्रोंशियम, हेक्साएको स्ट्रोंशियम 2nd। अगर अपन इनकी लेबिलिटी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा लेबाइल हेक्साएको स्ट्रोंशियम 2nd है, उसके बाद हेक्साएको कैल्शियम 2nd और फिर मैग्नीशियम। यानी कि साइज जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है मेटल आयन का, वैसे वैसे उसकी लेबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं चार्ज टू रेडियस रेशियो जितना ज़्यादा होगा, चार्ज टू रेडियस रेशियो, उसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की उतनी ही ज़्यादा होगी। इसको हम इस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं कि चार्ज मेटल पर जितना ज़्यादा होगा या रेडियस जितना कम होगा, चार्ज टू रेडियस रेशियो उतना ही ज़्यादा होगा और कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यदि अपन एक पीरियड की बात करते हैं, पीरियड में जब अपन लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, साइज़ रिड्यूस होता है, तो उसी ऑर्डर में कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। ग्रुप में जब अपन चलते हैं, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से साइज़ मेटल आयन का बढ़ता चला जाता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। एक ही ग्रुप के एक ही मेटल के अंदर अगर अपन बात करें, क्यूप्रिक और क्यूप्रस आयंस की बात करें, क्यूप्रिक आयन फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, जबकि क्यूप्रस के इतने स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनते। ठीक इसी तरह से फेरस और फेरिक आयंस में फेरिक आयन के कॉम्प्लेक्स हमेशा ज़्यादा स्टेबल होते हैं फेरस से, फेरस कंपैरेटिवली कम स्टेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं हम किलेट इफेक्ट। लिगेंड्स में जब एक से ज़्यादा डोनर एटम हैं, जैसे एथिलीन डायमीन, इसके अंदर 2 डोनर एटम हैं,
जब एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे जैसे इसमें एक चीज़ समझने की, यदि रिंग के अंदर कम मेंबर्स हैं और रिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है, रिंग में मान लीजिए 3 या 4 मेंबर्ड रिंग है, तो वो इतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं होगा क्योंकि रिंग स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा। मैक्सिमम यदि 5 या 6 मेंबर्स हैं रिंग के अंदर मेटल सहित, तो वो बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि उसके अंदर रिंग स्ट्रेन मिनिमम होगा। और इसके अंदर आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कीलेट इफेक्ट के अंदर क्यों ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे ये हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd कॉम्प्लेक्स है। जब आप इसकी रिएक्शन एथिलीन डायमीन से करवाते हैं, 6NH3 NH3 मॉलिक्यूल 7, ये यहाँ पर है 3। आप यहाँ देख रहे हैं 1 मॉलिक्यूल इज दिस 3, टोटल 4 मॉलिक्यूल्स आर देयर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं देयर आर 7 मॉलिक्यूल्स टोटल। सो देयर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, मीन्स की कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। और एक और रीज़न है कि जो डोनर एटम यदि ज़्यादा है तो आपको उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और एक बॉन्ड आप तोड़ भी देते हैं तो दूसरा चूँकि उससे मेटल से बॉन्डेड है, वापस ये पॉसिबिलिटी है कि ये एटम वापस से मेटल से बॉन्डेड हो जाएगा और बनने वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी की यदि आप बात करते हैं, ट्रांजिशन सीरीज़ के ये लोग के कैलकुलेटेड वैल्यू जो होगी वो उसकी ये आएगी यदि कैलकुलेटेड किया जाता है, क्योंकि जब आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज एक स्टेप एक यूनिट बढ़ रहा है, तो इसलिए ये इसकी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, इस तरह से ये इंक्रीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, ये D1 स्टेट है और यहाँ पर D10 स्टेट है आपका, ये इंक्रीज़ होना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है स्कैंडियम, कैल्शियम के अंदर ये इस तरह से होगा, स्कैंडियम में इसकी क्रिस्टल फील्ड कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, टाइटेनियम में ज़्यादा होगी, वेनेडियम में और ज़्यादा होगी, फिर क्रोमियम में कम होती है, और मैग्नीज के अंदर वापस ये उतनी ही हो जाती है जो अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू है। फिर आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, इस तरह से ये डाइहम्प्ड कर्व हमें मिलता है जब हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी यानी log K वर्सेस ये D वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसका रीज़न बहुत क्लियर है कि जैसे जैसे D1 स्टेट है, इलेक्ट्रॉन D2G1 में आया तो CFSE 4DQ के बराबर एनर्जी एक्स्ट्रा मिल गई कॉम्प्लेक्स को, यहाँ पर 8DQ के बराबर, यहाँ 12DQ के बराबर। लेकिन जैसे ही हम क्रोमियम में आते हैं, D4 कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन EG सेट में जा रहा है, यानी कि सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो यहाँ पर आपके 6DQ के बराबर एनर्जी रिलीज़ होगी। और यहाँ पर चूँकि कॉन्फ़िगरेशन है T2G3 EG2, ये सारे के सारे जो हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के ऑक्टाहेड्रल एक्वोलिगेंड हैं। और जैसे ही वापस से आयरन में आया, आप एक इलेक्ट्रॉन फिर से बढ़ा यहाँ पे, तो 4DQ के बराबर एनर्जी मिलेगी। कोबाल्ट, निकल में फिर सबसे ज़्यादा होगा, और ये इस तरह से वापस से रिड्यूस होगा। कॉपर के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इसमें जनरली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा वो उसमें और फर्दर स्प्लिटिंग हो जाएगी तो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। इसका कारण बहुत स्पष्ट समझ सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के कारण से ये इन कॉम्प्लेक्सेस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लिगेंड के कौन से फैक्टर्स स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।